नमस्कार दर्शकों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और विधि की जानकारी पहुंचाने के हमारे इस प्रयास का लाभ उठा रहे हैं। आज हम एक ऐसी चर्चा आपके समक्ष लेकर आए हैं जो हर आम व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखती है। आज के समाज में दुर्भाग्यवश हमारे साथ या हमारे किसी प्रियजन के साथ या समाज में आमतौर पे हमने देखा होगा कि कई अपराध घटित होते हैं और इन अपराधों की सूचना पुलिस अधिकारी तक पहुंचाना और जल्द से जल्द पहुंचाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक पुलिस अधिकारी तक इस सूचना को पहुंचाया नहीं जाएगा, आमतौर पे पुलिस अधिकारी को ये नहीं पता चलेगा कि ऐसा कोई अपराध समाज में हुआ है। और अगर पुलिस अधिकारी को ये नहीं पता चलेगा तो उस अपराध की जांच कैसे की जाएगी, पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा, अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष कैसे लाया जाएगा। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करवाना, एफआईआर दर्ज करवाना एक पुलिस अफसर के सामने बहुत जरूरी है। पर हमने सुना भी होगा कि एफआईआर पुलिस अफसर के सामने दर्ज कराना एक बहुत कठिन कार्य बन जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू अप्रोच द पुलिस ऑफिसर एंड गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड। इट बिकम्स अ हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने कई बार यह भी सुना है कि पुलिस अफसर ने एफआईआर रजिस्टर करने से, एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया। तो क्या पुलिस अफसर एफआईआर को दर्ज करने से मना कर सकता है? कैन अ पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज टू फाइल एन एफआईआर? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल? क्या इसके उपाय हैं अगर पुलिस अफसर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से मना कर दिया? हम किस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, किसके समक्ष अपनी कंप्लेंट, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं अगर पुलिस अफसर एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर? इस चर्चा में हम प्रैक्टिकली जो होता है, आमतौर पे जो हम देखते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ साथ कुछ लॉ पॉइंट्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण केस लॉस की, कुछ जजमेंट्स की जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है, उनकी भी चर्चा करेंगे ताकि हम सबको इस बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपराध कितनी तरीके के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस आर देयर? You see, there are two types of offenses: cognizable and non-cognizable. जिनको हम हिंदी में संज्ञेय अपराध और गैर संज्ञेय अपराध भी कहते हैं। Cognizable offenses generally are very serious in nature, और I would say more serious than non-cognizable offenses. आमतौर पे देखा जाता है आईपीसी में, अगर आप देखेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 में, तो 3 साल से अधिक जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट है, उन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल बनाया गया है। बनाने के पीछे का कारण, इस क्लासिफिकेशन का रीजन क्या है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस अफसर को मैजिस्ट्रेट के निर्देश की जरूरत नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए पुलिस अफसर को मैजिस्ट्रेट के निर्देश की जरूरत नहीं है। और साथ साथ पुलिस अफसर के पास ये पावर है, क्योंकि अपराध थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, तो पुलिस अफसर के पास ये भी पावर है कि वह अगर कोई अभियुक्त है तो उसको गिरफ्तार भी कर सकता है बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के, बिना मैजिस्ट्रेट के निर्देश के। That is why there is a classification between cognizable and non-cognizable, because of course in less serious offenses you cannot be that harsh. You have to approach a milder approach. But in cognizable offenses जो थोड़े serious ज्यादा हैं, वहां पे हमें थोड़ा सा strict होना पड़ता है और
दंड प्रक्रिया संहिता 1973, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973, that has given powers to the police officer to even investigate without the orders of a magistrate. That is why there is a classification. जो हम FIR की बात कर रहे हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट की, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में दर्ज कराई जाती। जो FIR है, दैट पर्टिकुलरली डील्स विद कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ये FIR शब्द कहीं परिभाषित नहीं है किसी भी कानून में, इट्स नोवेयर डिफाइंड, बट सेक्शन 154 ऑफ CRPC this particular section deals with information relating to cognizable offenses, संज्ञेय अपराधों की सूचना। Section 154 of CRPC tells us that every information relating to the commission of a cognizable offense has to be given to the officer in charge of the police station, either orally or in writing. If it is given orally, it will be taken down in the register, that is the FIR diary which is kept in the police station, and a copy will also be given to the informant. लिखित में भी दे सकते हैं, मौखिक रूप में भी आप सूचना पुलिस अधिकारी को किसी भी संज्ञेय अपराध की दे सकते हैं। क्या जरूरी है कि आपके साथ वो संज्ञेय अपराध हुआ हो या आपके किसी प्रियजन के साथ हुआ हो? नहीं। अपराध समाज के खिलाफ होता है और हम सब समाज का पार्ट हैं। तो अगर हमें पता चलता है कि कहीं पे भी कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, we get the information that a cognizable offense has been committed in any part of the society, we as responsible citizens can approach the police officer and get an FIR registered. हम पुलिस अधिकारी के पास किसी भी अपराध की, किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना जाकर दर्ज करवा सकते हैं। समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है कि प्रैक्टिकली होता यह है कि 154 तो बात कर रहा है दैट एवरी इंफॉर्मेशन which relates to the commission of a cognizable offense. Every information, this information can be given orally or in writing. दोनों तरीके से दी जा सकती है। अब समस्या यहां आती है कि पुलिस अफसर इस इंफॉर्मेशन को दर्ज करने से मना कर देते हैं। वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को डेली डायरी, ये किस्म की डायरी है जो पुलिस स्टेशन में होती है, उस डेली डायरी में उस इंफॉर्मेशन को, जो सूचना दी जा रही है, उसको दर्ज कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, पर वो FIR नहीं होती। क्योंकि अगर FIR रजिस्टर हो गई तो पुलिस अफसर को उस पर जांच करना अनिवार्य हो जाता है। पुलिस अफसर प्रतिबद्ध है, पुलिस अफसर का यह दायित्व है कि वह उस सूचना पे जांच करे। तो ये FIR नहीं होती, दिस इज नॉट एन FIR, दिस इज जस्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल कंप्लेंट being given to the police officer, normal information being given to the police officer. The police officer registers it or enters it in the daily diary, but does not conduct a proper investigation. What he does is he conducts a preliminary investigation. प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं है जहां पे अंत में चार्जशीट लगाई जाएगी मैजिस्ट्रेट के पास, नहीं। ये एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हल्की फुल्की जांच करके देखते हैं कि ये अपराध जो हुआ है, जो सूचना हमें मिली है, क्या वो सत्य है या असत्य है। जबकि ऐसा नहीं करा जा सकता, आमतौर पे नहीं करा जा सकता। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्शन 154 ही हमें यह बताता है, द वर्ड यूज्ड इन सेक्शन 154
इज शैल। वर्ड अगर आप देखेंगे सेक्शन 154 में तो जो वर्ड है वो शैल है। दिस इंफॉर्मेशन शैल बी रजिस्टर्ड। देयर इज नो डिस्क्रिशन। द पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव अ डिस्क्रिशन, यानी कि पुलिस अफसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एज सून एज ही गेट्स द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं। एज सून एज ही गेट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू रजिस्टर द एफआईआर। देयर इज नो डिस्क्रिशन लेफ्ट, देयर इज नो डिस्क्रिशन लेफ्ट एट ऑल। दूसरी बात अगर हम नोटिस करें तो सेक्शन 154 में लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। हर वो सूचना जो एक संज्ञेय अपराध के बारे में है। एवरी इंफॉर्मेशन, द वर्ड यूज्ड इज एवरी इंफॉर्मेशन। जहां पे भी एक संज्ञेय अपराध की, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस अफसर को दी जाए, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू रजिस्टर एन एफआईआर। प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण करना उस पुलिस अफसर का दायित्व है और यह अनिवार्य है कि वो एफआईआर को दर्ज करे। ये सेक्शन 154 ही बता रहा है। एवरी इंफॉर्मेशन, ना तो यहां पे लिखा है एवरी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ना यहां पे लिखा है एवरी रीजनेबल इंफॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। उचित सूचना, विश्वसनीय सूचना, यह कोई भी शब्द धारा 154 में इस्तेमाल नहीं करा गया है कि सूचना उचित होनी चाहिए, सूचना सत्य होनी चाहिए या सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है धारा 154 में। स्ट्रेट अवे द फ्रेज यूज्ड इज एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जहां भी संज्ञेय अपराध की सूचना है वहां पे इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू रजिस्टर एन एफआईआर। 154 ही बता रहा है। अभी मैं आपके सामने सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी विधि है उसको थोड़ा सा विस्तृत करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन स्मॉल लॉ पॉइंट्स रिलेटिंग टू द डिस्कशन। एवरी इंफॉर्मेशन, not every reasonable information, not every credible information, but every information relating to the commission of a cognizable offense. Cognizable offense जैसे कि मर्डर, डकैती, रेप, इस तरीके के जितने भी थोड़े सीरियस ऑफेंसेस हैं, उन सब की सूचना पुलिस अफसर को दर्ज करनी ही होगी। देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो डिस्क्रिशन विच द लॉ इज गिविंग टू द पुलिस ऑफिसर, नॉट एट ऑल। नो डिस्क्रिशन इज बीइंग गिवन टू द पुलिस ऑफिसर। सर क्या सिर्फ धारा 154 ही इस बारे में बात करते हैं? नहीं, इट इज नॉट जस्ट सेक्शन 154 दैट इज टॉकिंग अबाउट इट। देयर वाज अ केस, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। It's a decision of the Supreme Court, State of Haryana versus भजनलाल। हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल। In this particular case, the Supreme Court said that the police officer, when he receives information about a cognizable offense, he is what? He is duty bound to register that information as an FIR and conduct investigation. He is duty bound, प्रतिबद्ध है पुलिस अफसर कि वो सूचना दर्ज भी करे और फिर आगे
जांच भी करे, इन्वेस्टिगेशन भी करे। पुलिस अफसर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट विद द पुलिस ऑफिसर। साथ साथ इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करी गई कि एक है हमारे पास सेक्शन 41 और एक है हमारे पास सेक्शन 154। सेक्शन 41, धारा 41 क्या बात करता है? सेक्शन 41 टॉक्स अबाउट दोज instances, those situations, circumstances where a police officer can arrest without a warrant। यानी कि पुलिस अफसर के पास जो पावर है, जो शक्ति है कि वह संज्ञेय अपराधों में मैजिस्ट्रेट के निर्देश ना होने पर भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। वो सारे सर्कमस्टांसेस सेक्शन 41 में लिखे हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 41 में तो ये लिखा हुआ है कि आप जब गिरफ्तार करेंगे तो वर्ड्स वहां पे जो यूज्ड है क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या रीजनेबल सस्पिशन, इस तरीके के शब्द, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट्स, उचित, विश्वसनीय, द वर्ड्स यूज्ड देयर आर ऑफ दिस नेचर कि आप अरेस्ट सोच समझ के ध्यान से करेंगे कि हाँ, इंफॉर्मेशन आपको बहुत तथ्यात्मक लग रही है, बहुत विश्वसनीय लग रही है, और तब आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी भी अभियुक्त को। बट इन सेक्शन 154 सच वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज वी वर डिस्कसिंग। धारा 154 में इस तरीके के कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करा गया है। वहां सीधा सीधा लिखा हुआ है हर वो सूचना जो किसी संज्ञेय अपराध के बारे में है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ cognizable offense। Here no such words have been used, no such words have been used। What does that mean? What does that mean? The court said that the law is basically mandating, the law is directing that there is no discretion in registration of an FIR। Whenever you receive an information relating to the commission of a cognizable offense, you have to register an FIR, you have to register an FIR। there is no discretion left with you, there is no discretion left with you। एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय का। ये माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, दैट इज अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 5 जजेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उनका निर्णय था ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ललिता कुमारी वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। In this particular judgment, the Supreme Court has very clearly stated that registration of FIR is mandatory when information relating to the commission of a cognizable offense is received। जब भी आपको किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना मिलेगी, FIR दर्ज करना इज मैंडेटरी। पुलिस अफसर के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। द पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव अ डिस्क्रिशन। पुलिस ऑफिसर does not have a discretion। But why is this so? Why is this so? This is so because investigation
हैज टू प्रोसीड। दैट मीन्स जांच करने को शुरू करने के लिए आप पुलिस अफसर के पास एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी संज्ञेय अपराध की, तो पुलिस अफसर ताकि उस अपराध की जांच करे, अनिवार्य रूप से जांच करे, रजिस्ट्रेशन करवाना एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। द पुलिस ऑफिसर डज नॉट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो हैज टू स्टार्ट। Because investigation also has to start. You have to proceed with the investigation. Now, to proceed with the investigation, you have to register the FIR. You have to definitely register the FIR. And those of you who have a working knowledge of CRPC, they can understand this, that अगर आपने FIR दर्ज नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन कर ली, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, FIR दर्ज नहीं करी, और बाद में जाके अगर आप कोई एफआईआर दर्ज करते हैं और उसके बाद चार्जशीट लगाते हैं, तो एफआईआर, बिकॉज इट वाज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इट विल बी हिट बाय सेक्शन 162, हेंस इट्स यूटिलिटी इन ट्रायल विल बी ग्रेटली डिमिनिश्ड। धारा 162 से हिट कर जाएगी वो एफआईआर, वो मानी जाएगी कि वो एक स्टेटमेंट है जो धारा 162 में दी गई है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन की ड्यूरेशन में दी गई है, एंड देयरफॉर इट्स यूटिलिटी इन ट्रायल विल बी लॉस्ट। तो इसीलिए एफआईआर का रजिस्ट्रेशन करवाना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, so that investigation can start, the police officer can start the investigation, collect evidences, examine witnesses, probably arrest the accused or examine the accused and bring him to justice. अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक और आर्ग्यूमेंट रेस करा गया। वो आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर आप एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, हर उस इंफॉर्मेशन में अगर आप एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है ये तो हर सिचुएशन में अरेस्ट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा? वही बात फिर से आ गई, सेक्शन 154 वर्सेस सेक्शन 41, कि अगर हर कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर हो रही है, तो क्या मतलब इसका यह है कि फिर तो हर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस में आप गिरफ्तार भी कर लेंगे, ऑटोमेटिकली गिरफ्तार कर लेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो कोर्ट ने कहा नहीं, वही सेम बात कि सेक्शन 41 में द वर्ड्स यूज्ड आर रीजनेबल, क्रेडिबल, एक्सेट्रा, बट 154 में ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं करा गया है। वहां पे क्या लिखा है? एवरी इंफॉर्मेशन। वहां पे लिखा है एवरी इंफॉर्मेशन, हर वो सूचना जो एक संज्ञेय अपराध की है। रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, हर वो सूचना जो एक संज्ञेय अपराध की है। सेक्शन 41 में वो वर्ड्स लिखे हैं, बट सेक्शन 154 डज नॉट यूज दीज टर्म्स, देयरफॉर it does not mean automatic arrests. The court said registration of FIR does not mean automatic arrests. एक और कंटेंशन, क्या करें जब FIR असत्य हो? किसी को फंसाने के लिए झूठी एफआईआर करा दी, फॉल्स एंड फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, उस समय क्या करा जाए? तो कोर्ट ने कहा कि ट्रूथफुलनेस ऑफ एफआईआर इज अ, और ट्रूथफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ post FIR situation. It is a post FIR situation. यानी कि ये FIR दर्ज करने की बात है कि वो जो व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दी है, सूचना दी है, वो सत्य है या असत्य है। किसी ने किसी को फंसाने के लिए इंफॉर्मेशन भी दी हो सकती है, दैट इज फाइन। वी डू नॉट मीन ऑटोमेटिक अरेस्ट इन FIR,
and therefore you see truthfulness of information is also post FIR situation. आप FIR तो दर्ज करिए, FIR दर्ज करिए, FIR दर्ज होने के बाद आप देखिए कि वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत, झूठ है या सच। अगर किसी ने किसी बैड इंटेंशन से किसी को फंसाने के लिए कोई झूठी इंफॉर्मेशन देकर किसी को फंसाना चाहा है तो सेक्शन 211 आईपीसी इज रेडी फॉर यू। धारा 211 में इसका प्रावधान है, वो व्यक्ति पनिश होगा। पर क्या आप पहले ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत? नहीं। What will you do is you will register the FIR because it is the information relating to the commission of a cognizable offense, and then after that you will examine the veracity of the information, the truthfulness of the information. पर कोर्ट ने इस बात पे भी ध्यान दिया कि हर सिचुएशन में एक FIR का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो। तो कोर्ट ने बोला कि कुछ केसेस में एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं। इन सम केसेस अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड। कौन से हैं वो केसेस? मैट्रिमोनियल केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, लेट्स से बाइगेमी की कंप्लेंट आई है या कंप्लेंट आई है हमारे पास क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड ऑन द वाइफ ऑफ सच पर्सन। मैट्रिमोनियल केसेस में आप प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इन पर्टिकुलर केसेस में आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। यू कैन डू दैट। इफ देयर इज अ डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR, डिले इन FIR which is undue, and specifically if it is 3 months or more, वहां पे आप एक preliminary investigation कीजिए। The court said that yes, a preliminary investigation can be done. Atrocities against scheduled castes or scheduled tribes, इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए FIR दर्ज करने से पहले। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस, इन केसेस में भी आप एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। यू कंडक्ट अ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन and then register an FIR when you find that information is credible. The court also examined section 44 of the Police Act of 1861. The court also examined section 44 of the Police Act of 1861. Here you see that a discretion has been given to the police officer that he can conduct a preliminary investigation. A discretion has been given to the police officer that a preliminary investigation can be conducted. Whereas in section 154 CRPC, it is mandatory to register an FIR. It is mandatory to register an FIR under section 154, whereas in section 44 of the Police Act of 1861, the police has been given a discretion to conduct a preliminary investigation. अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए? तो यह मिला अनुच्छेद 254 भारतीय संविधान के, आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, wherein it is very clearly stated, ये यदि कोई कानून संविधान के लागू होने से पहले आया है और यदि कोई कानून संविधान के लागू होने के बाद आया है
तो जो कानून संविधान के लागू होने के बाद आया है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। When it is a post and a pre-constitutional law, both of them are valid, have been adopted. But if there is a conflict, which law is going to prevail? The post-constitutional law is going to prevail. That means the court said that section 154 CRPC, since it's a post-constitutional law, that is going to prevail, and section 44 is not going to prevail over the CRPC. 44 में डिस्क्रिशन है, पुलिस एक्ट 1861 सेक्शन 44 वहां डिस्क्रिशन है, सेक्शन 154 में ये डिस्क्रिशन नहीं है। मैंडेटरी है एफआईआर का रजिस्टर करना। This was also a very, very important point that was raised in Lalita Kumari versus Government of Uttar Pradesh and put to rest by the Supreme Court that 154 CRPC 1973 is going to prevail. हम प्राथमिकता दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को देंगे। अब सवाल ये आता है, तो हमने थोड़ा सा लॉ पॉइंट डिस्कस करा। आई हैव नॉट गॉट इनटू वेरी ग्रेट डिटेल्स, बट हमने कुछ लॉ पॉइंट्स डिस्कस करे ताकि हमें पता हो कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं। धारा 154 क्या है, ललिता कुमारी की जजमेंट क्या है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल क्या है, यानी कि अगर हमें कभी भी कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी है पुलिस ऑफिसर के पास और पुलिस ऑफिसर मना करता है, तो हम इन पर्टिकुलर लॉ पॉइंट्स का हवाला उस पुलिस ऑफिसर को दे सकते हैं। वी कैन गिव एंड साइट दीज पर्टिकुलर जजमेंट्स एज वेल एज द प्रोविजन दैट आपको रजिस्टर करनी ही होगी एफआईआर, आपको रजिस्टर करनी ही होगी एफआईआर। पर यदि पुलिस अफसर तब भी ना माने, तब क्या करा जाए? व्हाट आर द रेमेडीज दैट आर अवेलेबल? अगर पुलिस अफसर तब भी ना माने, तब क्या करा जाए? What will be the remedies that are available? Number one, the first remedy has been given in section 154 subsection 3 of CRPC. वहां पे लिखा है that you can approach what? A superior police officer. Approach a superior police officer. Generally you approach the SP, DCP, such kind of superior police officers. You approach a superior police officer, यानी कि आप जो उच्च अथॉरिटी है, पुलिस अफसर से जो उच्च अथॉरिटी है, उनको अप्रोच करेंगे, जो उनसे बड़ी अथॉरिटी उनको अप्रोच करेंगे और उनको अपनी सूचना देंगे। उनको ये बताएंगे कि पुलिस अफसर ने प्राथमिक सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करने से, को दर्ज करने से मना कर दिया है और इसलिए हम आपके पास ये याचिका लेकर आए हैं कि आप प्लीज हमारी इंफॉर्मेशन दर्ज कीजिए और एफआईआर रजिस्टर करवाइए, और एफआईआर रजिस्टर करवाइए। अगर इससे भी ना बात बने, यानी कि जो उच्च अधिकारी है, जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हैं, अगर वो भी हमारी इंफॉर्मेशन ना दर्ज करें, तब हम क्या कर सकते हैं? देन व्हाट शुड वी डू? देन व्हाट डू वी हैव टू डू? हम क्या करें उस सिचुएशन कि हमने पहले पुलिस अफसर के पास गए थाने में, उन्होंने मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से, आगे फिर हम उच्च अधिकारी के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया, या उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। अब अभियुक्त तो है, ही इज फ्री, द अक्यूज्ड इज फ्री। अब क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी 1973, जहां पे हम मैजिस्ट्रेट के पास एक एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट, एप्लीकेशन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। हम न्यायाधीश के सामने ये याचिका लगाएंगे कि जनाब हमारी एफआईआर जो है पुलिस अफसर ने दर्ज नहीं करी, पुलिस अफसर के बाद हम उच्च अधिकारी के पास गए, वी वेंट टू द एसपी और द डीसीपी, द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर आल्सो डिड नॉट गिव अस एनी रिस्पाइट, हमें वहां से भी
कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना हमारी इंफॉर्मेशन दर्ज कराई गई, अब हम आपके पास आए हैं, प्लीज यू डायरेक्ट द पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर। आप ये निर्देश दीजिए पुलिस अफसर को कि वह एफआईआर को रजिस्टर करवाए। आप ये निर्देश दीजिए पुलिस अफसर को कि वो एफआईआर को रजिस्टर करवाए। और जनरली मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो एफआईआर को रजिस्टर करवाने के लिए पुलिस अफसर को निर्देश दे देते हैं। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन बिफोर मैजिस्ट्रेट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर बाय पुलिस ऑफिसर, प्लस आप कह सकते हैं कि जनाब आप इस जांच को मॉनिटर भी कीजिए। एफआईआर भी दर्ज, और आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट को कि आप इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी कीजिए। मैजिस्ट्रेट साहब एक्शन टेकन रिपोर्ट या स्टेटस रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो भी पुलिस ऑफिसर से मंगाएंगे कि आपने क्या जांच करी है अब तक। आपने रजिस्टर नहीं करी थी एफआईआर, अब आप क्या जांच कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है आपकी केस के अंदर। मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस अफसर से वो भी मांगेंगे, जिसको एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जब इंफॉर्मेशन आप लेकर गए, या तो बहुत ज्यादा देरी हो गई है इंफॉर्मेशन देने में, या इंफॉर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है, या कभी कभार मैजिस्ट्रेट खुद भी इस 156(3) की एप्लीकेशन को एक कंप्लेंट के रूप में ट्रीट कर लेते हैं। सेक्शन 200 की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। क्या है, मैं इस पे आता हूं। अगर आप भी चाहें कि आपको पुलिस अफसर को शुरुआत में इन्वॉल्व ही नहीं करना है, आपको इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा शुरुआत में करवानी ही नहीं है, तो आप सीधा स्ट्रेट डायरेक्टली बिना थाने जाए, बिना सुपीरियर ऑफिसर के पास जाए, और बिना मैजिस्ट्रेट के पास 156(3) की एप्लीकेशन लगाए बिना, आप सीधा धारा 200 के तहत आप एक मैजिस्ट्रेट के पास एक कंप्लेंट दर्ज करते हैं। यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। यू कैन रजिस्टर अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट डायरेक्टली, कि जनाब ऐसा एक व्यक्ति है, या तो आप उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध करा है। वो संज्ञेय अपराध भी हो सकता है, गैर संज्ञेय अपराध भी हो सकता है। मैजिस्ट्रेट साहब आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, आप साथ में एक एफिडेविट भी लगाते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये साक्ष्य मेरे पास हैं, ये मेरी एलिगेशन है। मैजिस्ट्रेट साहब एफिडेविट पे आपसे वो लेकर आपको एग्जामिन करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके पास क्या एविडेंस है, क्यों आप ये कंप्लेंट लेकर आए हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास। और उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब चाहे तो इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं पुलिस से, या वो सीधा अभियुक्त को, अक्यूज्ड को बुलाकर खुद आगे इंक्वायरी कर सकते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट स्टेप। दिस इज ए डायरेक्ट स्टेप। अगर आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना ही नहीं है तो आप सेक्शन 200 में जा सकते हैं। यू कैन डू दैट। और अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, या आपको लग रहा है कि एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हो रही है, और आपको कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है और देरी हो रही है, तो आप हाईकोर्ट के पास, माननीय उच्च न्यायालय के पास भी जा सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, which deals with the inherent powers of the high court। आप माननीय उच्च न्यायालय के पास भी एक याचिका लगा सकते हैं धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत, कि वह या तो पुलिस को डायरेक्ट करे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, और साथ साथ बोले कि इन्वेस्टिगेशन करें और मैजिस्ट्रेट के पास एक्शन टेकन रिपोर्ट एक टाइम बाउंड मैनर में सबमिट भी करे।
ये सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, रेमेडीज आपके पास अवेलेबल हैं अगर पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने से मना कर देता है आपकी एफआईआर को। एक बात और, जनरली जब हम एसपी साहब या डीसीपी साहब के पास जाते हैं, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, अकॉर्डिंग टू 154(3), तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए सबसे सही तरीका है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो अपनी एप्लीकेशन है, जो अपनी कंप्लेंट है, जो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को आप दे रहे हैं, क्योंकि थाना के अधिकारी ने आपकी सूचना को दर्ज नहीं करा, तो आप वो इंफॉर्मेशन जब सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को भेजें तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजें, ताकि आपके पास ये रिकॉर्ड हो कि आपने इस दिन, इस तारीख को, इस समय वह सूचना उच्च अधिकारी को भी दे दी है। क्योंकि जब आप 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो मैजिस्ट्रेट साहब आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई आप थाना अधिकारी के पास गए थे, क्या आपने उसके बाद सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को अपनी कंप्लेंट दी 154(3) के अंदर। ये मैजिस्ट्रेट साहब आपसे पूछेंगे। प्रियंका श्रीवास्तव के केस में ये बहुत क्लियरली रिटन है, तभी वो एफिडेविट भी मांगेंगे आपसे। ये पूछेंगे मैजिस्ट्रेट साहब कि आपने क्या इस प्रक्रिया को एग्जॉस्ट करा है पहले, क्या आपने सारे रास्ते अपनाए हैं, या आप सीधा मेरे पास आए हैं। तो इसकी पुष्टि करने के लिए अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी कंप्लेंट सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को भेजेंगे तो आपके पास रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। तो यदि पहले तो थाना अधिकारी जो हैं, जो थाना में स्थित हैं, उन पुलिस अफसरों को आप जब भी किसी संज्ञेय अपराध की सूचना देंगे तो उसका पंजीकरण करना, उसको दर्ज करना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी फॉर अ पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर। सेक्शन 154 में शैल वर्ड यूज करा हुआ है, साथ साथ जो वर्ड यूज्ड है वो एवरी इंफॉर्मेशन है। विश्वसनीय इंफॉर्मेशन, उचित, सत्य, ऐसे कोई भी शब्दों का इस्तेमाल धारा 154 में नहीं है। The information can be of any kind relating to the commission of a cognizable offense. The police officer does not have that discretion to decide that whether he should or he should not register FIR. He has to register the FIR. There is no option. ललिता कुमारी की जजमेंट मैंने आपको बताई, भजनलाल की जजमेंट आपको मैंने बताई, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये दोनों जजमेंट्स का सहारा लेकर आप पुलिस अफसर को बता सकते हैं कि आपको भी विधि की उतनी जानकारी है और आप ये जानते हैं कि पुलिस अफसर गलत कर रहे हैं अगर वह एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। अगर वह तब भी ना माने तो आप खुद भी जाइए, रजिस्टर्ड पोस्ट से कंप्लेंट सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को दीजिए। वहां बात ना बने तो फिर 156(3) में मैजिस्ट्रेट के पास जाइए, अपनी याचिका दर्ज कीजिए, या स्ट्रेट अवे सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर आप एक कंप्लेंट, अपनी शिकायत दर्ज करें न्यायाधीश के सामने। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो बिकॉज दीज आर दी रेमेडीज विच आर अवेलेबल। और अगर कहीं भी आपकी बात ना बने तब आप माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के पास धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जाएं और उनसे यह प्रार्थना करें कि वह पुलिस को निर्देश दें कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। दैट द हाई कोर्ट शुड डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर। ऑल दीज आर दी रेमेडीज अवेलेबल। So can a police officer refuse to register FIR? The answer is no. When it is relating to the commission of a cognizable offense, of course, FIR deals with cognizable offenses. The police officer does not have a discretion to refuse the registration of an FIR. And the remedies are the ones that we have discussed. आशा करता हूं कि ये चर्चा आपके लिए लाभदायक रही and we'll meet you very soon with another very important discussion for all of you. Thank you so much.